बहुत स्वागत है आपका। रसायन विज्ञान में हम एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इन अदर वर्ड्स मैन मेड मटेरियल, जिसका हमने एक श्रृंखला जो तय किया है MQ के नाम से, मानव निर्मित पदार्थ। इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेशा के बारे में पढ़ा था, रेशा के बारे में जानकारी हासिल की थी। रेशा भी एक बहुलक था और आज हम इसी कड़ी में आगे दूसरे नंबर पर दूसरा जो मैन मेड मटेरियल है उसको लेकर आपके बीच में है प्लास्टिक। प्लास्टिक कहने मात्र से एक शब्द से कॉमन प्लास्टिक की तस्वीर उभरती है, ख्याल आ जाता है पॉलीथीन। और प्लास्टिक मुझे लगता है कि आप जिधर नजर डालते हो, जहां कहीं भी नजर डालते हो, घर में नजर डालते होंगे और आपका नजर अगर टीवी के कैबिनेट पे, ट्रांजिस्टर के कैबिनेट पे, विद्युत उपकरण जो लगे होते हैं उसके ऊपर जाए, सब के सब प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक मानव के जीवन में काफी बहुत गहरा रिश्ता बना लिया है। क्या है होता है प्लास्टिक, कैसे बनता है, किस प्लास्टिक के क्या उपयोग होते हैं, और फिर पर्यावरण संतुलन का खतरा भी कहा जाता है प्लास्टिक को। लेकिन क्या सारे प्लास्टिक पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से उनको नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, या फिर कुछ खास स्थिति में नुकसान पहुंचाते हैं? हम देखते हैं, पहले देखते हैं प्लास्टिक कहते किसको है। प्लास्टिक एक बहुलक है। बहुलक फिर वही बात, छोटे छोटे अणुओं को मिलकर बड़ा होना बहुलक कहलाता है, बहुलीकरण कहलाता है। और उत्पन्न पदार्थ जो होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो प्लास्टिक एक बहुलक है। किसका बहुलक है? यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न दो के हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या डेरिवेटिव ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बहुलक होता है प्लास्टिक। उच्च अनुभार के होते हैं, अनुभार इसके 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 तक होते हैं। यानी एक लंबी श्रृंखला होती है, यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की एक लंबी श्रृंखला मिलकर के प्लास्टिक का निर्माण करती है। ऐसे आप लाह को देखते होंगे, समझे होंगे, लहठी उठी जिसका इस्तेमाल हम लोग चूड़ी के बनाने में करते हैं, वह प्राकृतिक प्लास्टिक है। प्लास्टिक में प्राकृतिक पाना बहुत मुश्किल है, ये मानव निर्मित ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक प्लास्टिक मिलता है। और इस लिहाज से हमने प्लास्टिक को दो वर्ग में विभाजित किया है उपलब्धता के आधार पर। लेकिन बहुत कॉमन प्राकृतिक प्लास्टिक आपसे पूछा जाए तो उत्तर होगा हमारा लाह। बाकी संश्लिष्ट ही है, बाकी जितना आपके घरों में नजर आते हैं वो सब संश्लिष्ट, कृत्रिम, संश्लिष्ट को कृत्रिम कह सकते हैं, संश्लिष्ट प्लास्टिक है। और संश्लिष्ट प्लास्टिक को उस पे ताप के प्रभाव के आधार पर, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस आधार से हम दो वर्ग में उसे रखते हैं। उष्मीय प्लास्टिक, तापदृढ़ प्लास्टिक। उष्मीय प्लास्टिक इसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, और तापदृढ़ प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, उष्मीय प्लास्टिक क्या है, इसे समझते हैं। वैसा प्लास्टिक, ध्यान से देखना है, प्लास्टिक गर्म करो मुलायम हो जाए, ठंडा करो कठोर हो जाए, ये गुण सलामत रहे। जितना बार गर्म करना है करो, मुलायम हो जाए, फिर ठंडा करो, कठोर हो जाए, ये गुण निरंतर बना रहे। जो इसमें होता है तो उसे कहते हैं उष्मीय प्लास्टिक। उष्मीय प्लास्टिक को ताप सुनम्य प्लास्टिक भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ताप सुनम्य। नाम से थोड़ा अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। ताप सुनम्य प्लास्टिक, ताप दो तो सुंदरता से, सहजता से नम हो जाए, विनम्र हो जाए, मुलायम हो जाए, वह कहलाता है ताप शून्य प्लास्टिक। इसके प्रमुख ताप सुनम्य प्लास्टिक हैं। ताप सुनम्य प्लास्टिक में प्रमुख हैं इथिलीन और टेफ्लॉन, जिसका जिक्र हम करेंगे अभी। तापदृढ़ प्लास्टिक क्या है? जब कच्चा प्लास्टिक होता है, गर्म करो मुलायम हो जाए और उसे मनोवांछित जो आकार देना है दे दो। कहता है वह, एक बार मुझे जिस आकार में ढालना है ढाल दो, दोबारा ढालने की कोशिश करोगे, गर्म करोगे, फिर मैं मुलायम होकर के तुम्हारे आकार के को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात वैसा प्लास्टिक
जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे हम मनोवांछित आकार में बदल लेते हैं, लेकिन उसे फिर जब हम ठंडा कर दे तो कठोर हो जाता है और दोबारा गर्म करने पर फिर से मुलायम नहीं होता है, ताप दृढ़ प्लास्टिक कहलाता है। पहली बार जरूर होता है, लेकिन उसके बाद दूसरा बार इसका गुण समाप्त हो जाता है, अर्थात इसमें मुलायम होने का गुण बना रहता है, सतत रहता है। उसका पहली बार रहता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। और ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप सुनम्य प्लास्टिक, हम समझते हैं कि ये अंतर हमें समझ में आ गया होगा। ताप दृढ़ प्लास्टिक में जो प्रमुख प्लास्टिक है वो है बेकेलाइट, विलेप्टम और बीटल। तो हम एक नजर इन पांचों के ऊपर डालेंगे, हम पांचों कैसे कैसे बनता है इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से एक बार ध्यान में रखें, प्लास्टिक बहुलक है और संतृप्त कार्बनिक यौगिकता, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विशेषकर, लेकिन हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के भी होते हैं, इसलिए हमने इस्तेमाल किया। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बहुलक होते हैं, उच्च अनुभार वाले होते हैं और उत्प्रेरक दाब ताप के प्रभाव से इनको बनाया जाता है। उच्च दाब पर, उच्च ताप पर कैटलिस्ट की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुलीकृत होकर प्लास्टिक का निर्माण करता है। ताप के प्रभाव से हम इसे दो पार्ट्स में बांटते हैं, ताप सुनम्य, ताप दृढ़। ताप सुनम्य में गर्म करने पर मुलायम होने का गुण सलामत रहता है, सदा के लिए रहता है, और ताप दृढ़ में एक बार के लिए रहता है। अब हम बारी बारी से देखते हैं इथिलीन को। ताप सुनम्य प्लास्टिक में पहला प्लास्टिक जो बहुत कॉमन प्लास्टिक है वो है हमारा पॉलीथीन। पॉलीइथिलीन कह ले या पॉलीथीन कह ले, नाम है पॉलीइथिलीन। नाम से स्पष्ट है किसका बहुलक है, इथिलीन का। इथीन का, इथिलीन इथीन अल्कीन श्रेणी का पहला कार्बनिक यौगिक, कंपाउंड C2H4। जब हम इसको थोड़ा सा युक्ति सूत्र में लिखते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसके ढेर सारे अणु आपस में मिलकर, हमने कहा है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो उच्च अनुभार वाले होते हैं, ढेर सारे अणु आपस में मिलेंगे उच्च अनुभार वाले में तब्दील होते हैं। तो बहुत सारे अणु उत्प्रेरक, उच्च दाब और ताप की उपस्थिति में एक होकर के पॉलीथीन बनाते हैं। यहां देखिए CH2 हमने क्यों नेशनलाइज किया, क्योंकि इसका जो ये डबल बॉन्ड है, अनेक CH2 के कारण क्या हुआ कि वह आगे बढ़ते बढ़ते ये लिंक जो है पता नहीं चल रहा, इसलिए इसका खाली है वो एक कह सकते हैं कि एक बृहद अणु का, एक बहुत बड़े अणु का लघु रूप दिखाई दे रहा है। ऐसे ही रचना का होता है पॉलीथीन। तो हमें हमसे सवाल सामान्यतः पूछा जाता है पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, इथीन का बहुलक होता है। इथीन का अणुसूत्र क्या होता है, C2H4, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने जिक्र किया था कि प्लास्टिक जितने भी हैं वो सब के सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलक होते हैं। और संतृप्त होने की निशानी है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम उपलब्ध हो तो उसे हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वो संतृप्त है। उत्प्रेरक, उच्च दाब ताप चाहिए, हम समझते हैं दाब ताप को, तो और उत्प्रेरक को थोड़ा समझते चले। तो प्रेरक है दूसरे को प्रेरित करे, उठाए, प्रेरणा दे, अभिक्रिया करने के लिए, खुद उसमें इंटरफेयर न करे, बस केवल दूसरे को गतिशील कर दे, दूसरे को अभिक्रिया करने में उत्प्रेरित कर दे, अर्थात कि दूसरे को अभिक्रिया करने के लिए प्रेरणा दे, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब इथिलीन का उपयोग क्या होता है? इथिलीन का उपयोग तो बहुत व्यापक है। पॉलीथीन का उपयोग बहुत बहुत व्यापक है, लेकिन सामान्यतः थैला, बर्क ट्रे जो होता है वह ट्यूब, टायर। अब देखिए हम जब पॉलीथीन की बात करते हैं तो मेरे समझ में शायद ये बात आती है कि जो हम सब्जी खरीदने या फिर छोटे जो पतले पतले वाले आते हैं इसी को मान बैठते हैं, लेकिन वही पॉलीथीन नहीं, वो तो वही पॉलीथीन जिसको हम कहते हैं उस माइक्रोन के पॉलीथीन पर पैन लगाने की बात हो रही है, क्योंकि वह आसानी से अपघटित नहीं होता है, होता ही नहीं है सर, और ना अपघटित होने के कारण पर्यावरण के सामने असंतुलन, मतलब थोड़ा सा खतरा पैदा करता है, पर्यावरण प्रदूषक के रूप में वह होता है। बाकी जो उससे उच्च माइक्रोन के पॉलीथीन हैं वो उतने बड़े नहीं होते हैं, वो जैव अपघटनीय होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं।
अर्थात कीटाणु जीवाणु के द्वारा उनका अपघटन होता है। अब देखते हैं हम अगला। दूसरा ताप सुनम्य प्लास्टिक में आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुलक किसका है? टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथीन का। नाम से स्पष्ट है, टेट्राफ्लोरोइथीन। इथीन मूल कंपाउंड था, उसके हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया गया, ऑल तो मतलब सभी चारों हाइड्रोजन को हम जब उससे हटा देते हैं और उसके बदले में फ्लोरीन आके बैठता है, तो ये जो कंपाउंड हुआ वो टेट्राफ्लोरोइथीन या टेट्राफ्लोरोइथिलीन था। इसका बहुलीकरण जब हम कराते हैं, फिर उसी तरीके से जैसे इथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बन गया था, और ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से जो बहुलक प्राप्त हुआ वह टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन के भी हम जब उपयोग देखेंगे इससे, हालांकि बाल्टी भी बनते हैं, सामान्यतः बाल्टी बनाने का काम होता है, और बहुत तरह के ट्रे जो आधुनिक युग में हमें दिखाई देता है, उस ट्रे को जो हम रंगीन ट्रे सब देखते हैं उसमें टेफ्लॉन का व्यापक उपयोग होता है। तो इस तरीके से ताप सुनम्य प्लास्टिक में ये तो कॉमन प्लास्टिक थे जो हमें देखने को सामान्यतः घर में मिलते हैं, और अब हम देखते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक में जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है, जैसे बेकेलाइट है, ग्लिप्टल है, बीटल है। और बेकेलाइट तो हमको सबसे अधिक सरलता से, सहजता से हम समझते हैं कि सब लोग उसको प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप में देखते हैं। मोबाइल का जो हमारा कवर जो ऊपर में कैबिनेट उसका जो कहते हैं, ये भी उसका बना होता है। टेलीफोन का जो रिसीवर होता है वो इसका बना होता है। टीवी का जो कैबिनेट होता है वो बना होता है। तो बहुत व्यापक उपयोग है उसका। हम अब आते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक में, और ताप दृढ़ प्लास्टिक में पहली चर्चा जिस प्लास्टिक की हम करेंगे वो है बेकेलाइट। ताप दृढ़ प्लास्टिक में सबसे पहला हमारा आता है बेकेलाइट। सामान्यतः स्मरण रखना है हमको, बेकेलाइट बहुलक है। किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का। फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO और फिनॉल का संरचना सूत्र और रासायनिक सूत्र उसको एक क्षण के लिए अभी हम हटा दें। हमें सबसे पहले अगर ये पूछा जाए हमसे कि बेकेलाइट किसका बहुलक होता है, हमें याद रखना है फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का बहुलक होता है। फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का बहुलीकरण कराया गया, इससे हमें प्राप्त हुआ। इस तरीके की रचना है, कुछ नहीं है, ये सब आपस में इसके ढेर सारे अणु होंगे। ये रिंग देख रहे हैं, इसके बाद भी खाली ही है, यानी ये बता रहा है कि और इसके आगे बढ़ सकता है। तो हमने जैसा जिक्र किया, पीछे प्लास्टिक है तो लंबा जाएगा भी, बृहत श्रृंखला होती है इसकी, और उसमें से हम जो आपके बीच में रखते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि हमने 3 नीचे दिया है तो 3 ही होगा। कहीं 5 भी दे दे, 5 दे दे, 2 दे दे, ये कोई विशेष शर्त नहीं रखता है। विशेष रूप से हमें यह समझना है बेकेलाइट एक बहुलक है। किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है और फिनॉल का। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण कराने से बेकेलाइट का निर्माण होता है। यह ताप दृढ़ प्लास्टिक है, अर्थात कि एक बार जब यह कच्चा से किसी दूसरे रूप में आप इसे लाना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार मनोवांछित रूप में उसे ढाल सकते हैं, गर्म करके किसी फ्रेम में ला करके रख दीजिए, वो पिघल जाएगा, उस रूप में आ जाएगा। लेकिन जिस रूप को आप प्राप्त कर लिया, बाद में दूसरा बार जब आप उसे गर्म करेंगे तो यह फिर से मुलायम नहीं होगा, फिर से यह नम्र नहीं होता है। तो यह नरम नहीं होता है, मुलायम नहीं होता है, ताप दृढ़ है। बेकेलाइट के बहुत व्यापक उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में, बिजली के सब पार्ट्स को उसे बनाने, बिजली के जो विद्युत उपकरण सब, खास के जो घरेलू परिपथ में जिन उपकरणों का जो ऊपर से होल्डर ये सब जो दिया जाता है उसमें इसका उपयोग होता है। फिर रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, टेलीफोन के रिसीवर, तमाम ऐसे जो आपको नजर आते होंगे घरेलू घर में नजर आते होंगे, उन सब में बेकेलाइट है। हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम अगला ताप दृढ़ प्लास्टिक का जो दूसरा है उसको देखते हैं। हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो है ग्लिप्टन। ग्लिप्टन फिर एक बार बहुलक ही, बस केवल उसके मोनोमर चेंज होते हैं, घटक चेंज होते हैं, है तो सब के सब बहुलक ही। इस बार
थैलिक एसिड का जब बहुलीकरण कराया गया है ग्लाइकोल से, थैलिक एसिड का जब हम इथिलीन ग्लाइकोल से कराएंगे बहुलक, ग्लाइकोल CH2OH CH2OH, देखिए इथिलीन का अनुसूत्र ध्यान में रखिए HCH डबल बॉन्ड CHH, तो ये CH2 तो था ही, CH2 तो था ही, एक OH इससे जुड़ गया, एक OH इससे जुड़ गया, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड उसका समाप्त हो गया और इथिलीन ग्लाइकोल का निर्माण उसने किया। तो अब है कि इथिलीन ग्लाइकोल का के साथ जब इसका होता है बहुलीकरण कराते हैं तो एक ऐसा कंपाउंड, एक चीज, तो बहुलक का अभी हालांकि पिछले क्लास में हमने जिक्र किया था, अब ये यहां पर हमें देखना होगा कि ये सब जो अभी देख रहे हैं वो किस तरीके का पॉलीमर, एडिशनल पॉलीमर है या कंडेंसनल पॉलीमर है, तो उसकी चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, विशेष रूप से जब हम बहुलक पढ़ेंगे तो उसका करेंगे। फिलहाल हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये बहुलक हैं। तो ग्लिप्टल पूछा जाए किसका बहुलक होता है, थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल या सीधे ग्लाइकोल भी हम कर सकते हैं, और इसका उपयोग रंग बनाने में इसका उपयोग होता है, फिर वार्निश बनाने में इसका उपयोग होता है, काफी उपयोग इसके हैं। और इसके बाद हमारा बीटल आता है, जो मतलब जो सामान्यतः हमको जो मिलता है थर्मोशेडिंग प्लास्टिक, उसमें से तीसरा महत्वपूर्ण प्लास्टिक है, देखते हैं हम उसको। तीसरा और महत्वपूर्ण हमारा है बीटल, थर्मोशेडिंग प्लास्टिक में इसका निर्माण किया जाता है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के बहुलीकरण से, यूरिया NH2CONH2 HCHO, और इसके बहुलीकरण से एक जो बहुलक प्राप्त होता है उसे हम लोग बीटल कहते हैं। बीटल का उपयोग सामान्यतः बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से बेकेलाइट, ग्लिप्टल, बीटल, ये तीन कॉमन, ऐसा नहीं है कि ये तीन ही होते हैं, हमने कॉमन थर्मोशेडिंग प्लास्टिक का जिक्र किया। यहाँ उल्लेख हुआ है यूरिया का, थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दुरुस्त करें। यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में बनाया गया था, यानी प्रयोगशाला में संश्लेषण जिसका किया गया कार्बनिक यौगिक का तो था यूरिया, और इस तरीके से यूरिया के निर्माण के साथ जीवन शक्ति सिद्धांत को ठेस पहुंची थी। खंडित तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहीं से जीवन शक्ति सिद्धांत को नकारे जाने की शुरुआत हुई थी। शुरुआती मान्यता थी कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है कार्बनिक यौगिक को, लेकिन इसे बनाया गया, वॉलर साहब ने बनाया था, तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे। यूरिया का संश्लेषण किसने सबसे पहले किया, वॉलर ने किया। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है। ये हमने यूरिया के लिए कुछ बातें बताई। ऐसे यूरिया हमारे यहाँ रासायनिक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है बड़े स्तर पर, नेत्रजन देहाती भाषा में, और कह सकते हैं व्यापारिक भाषा में इसको लोग नेत्रजन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अधिक होता है, इसलिए इसको नेत्रजन कहते हैं। अब हम एक आंकड़ा देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा, प्लास्टिक के ऊष्मीय प्लास्टिक और तापगृह प्लास्टिक दोनों के बस जितना पढ़े उसका एक छोटा सा एक आंकड़ा देखते हैं, और इसके साथ हमारा ये प्लास्टिक खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सफर है मैन मेड मटेरियल का ये जारी रहेगा। अगले वीडियो में हम आएंगे तो रबर के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। देखते हैं डाटा, और तो प्लास्टिक का पूरा निचोड़ हमारा एक डाटा है, समरी ऑफ प्लास्टिक के नाम से हमने इसे आपके बीच में रखा है। एक तरफ प्लास्टिक है, दूसरी तरफ जिसकी वह बहुलक है, यानी एकलक है वो, और उसका क्या उपयोग सामान्यतः होता है ये है। प्लास्टिक में हम देखते हैं ऊष्मीय प्लास्टिक है। सबसे पहले ऊष्मीय प्लास्टिक में पॉलीइथिलीन है, इथिलीन का बहुलक है, बाल्टी, बोतल, बर्फ, ट्रे, डॉट आदि बनाने में उपयोग होते हैं। टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। उपकरण खास करके लेबोरेटरी में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, यंत्र, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तापगृह प्लास्टिक में पहला हमने देखा था बेकेलाइट, दो से बने हैं, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के हैं।
बिजली के समान मोटर के पार्ट को, रेडियो, टीवी के कैबिनेट, टेलीफोन का रिसीवर बनाने में, यानी ये जो यहाँ तक का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में, फुल स्टॉप से पहले तक का, यह वेकेलाइट का उपयोग है। ग्लिटर, इथिलीन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड, रंग वार्निश आदि बनाने में इस्तेमाल होते हैं। बीटम, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड बर्तन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यही इस तरह से हमारा प्लास्टिक खत्म होता है और मैन मेड मटेरियल का हमारा जो श्रृंखला है, सफर है, वो आगे जारी रहेगा। और बहुत जो रोचक, हम जिसको आम जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, उसके साथ रोचक और कह सकते हैं परीक्षा उपयोगी जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे अगले वीडियो में रबर के साथ।